दिन था 6 अगस्त 2001। इरवाड़ी में एक मेंटल होम में आग लग जाती है और 28 लोग जिंदा जल जाते हैं। ये लोग जंजीरों के साथ पेड़ों से बंधे हुए थे। जैसे जानवरों को बांध दिया जाता है वैसे ही ये पेड़ों से बंधे हुए थे। ये लोग मदद के लिए चीखते पुकारते रहे बट कोई मदद करने नहीं आया, क्योंकि आसपास के लोगों को लगा कि ये तो पागल हैं, होश में नहीं हैं, चिल्ला रहे होंगे, और ये सारे लोग जल के खाक हो गए। ये कहानी है तमिलनाडु के रामानाथपुरम की, जहाँ पे एक छोटा सा कंपाउंड था जिसे कुछ धार्मिक लोग चलाते थे। ये लोग पास की ही एक दरगाह से जुड़े हुए थे। यहाँ पे फेथ बेस्ड हीलिंग की जाती थी, यानी धार्मिक तौर पे उपचार। धीरे धीरे इस जगह पे लोग मेंटली इल पेशेंट्स को भी लेके आने लगे, ये सोच के कि भगवान की दया से शायद इनकी तबीयत ठीक हो जाए। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और ये जगह बन गई मोइदीन बदुशा मेंटल होम। इस मेंटल होम में बहुत सारे मेंटली इल पेशेंट्स आने लगे और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ के 46 हो गई। पेशेंट्स के घर वाले इनकी किस्मत पे इन्हें छोड़ के यहाँ से चले जाते थे, और वो पेशेंट्स जिनका डिसऑर्डर बहुत सीवियर था, जिनका नेचर एग्रेसिव था, उनको ये लोग पेड़ों से बांध के रखते थे। जैसे जानवरों को रखते हैं पेड़ों से बांध के, खूंटों से बांध के, वैसे ही इन लोगों को खूंटों से बांध के रखा जाता था। और इसमें सिर्फ मर्द नहीं थे, मर्द औरत दोनों शामिल थे। फिर हुई 6 अगस्त की वो घटना जिसमें ये 28 लोग जल के खाक हो गए और इन्हें कोई बचा नहीं पाया। क्या लगता है आपको, इन लोगों की जान क्यों गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन वहां आग लग गई? इसलिए कि लोग बचाने नहीं आए? इसलिए कि ये लोग मेंटल होम में थे? या इसलिए कि शायद ये लोग अपने होश में नहीं थे, अपना होश खो बैठे थे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ और बार बार होश में होने और होश खोने की बात क्यों कर रहा हूँ। तो वो इसलिए कि जितने बेबस ये लोग थे, हम में से बहुत सारे लोग उतने ही बेबस हैं अपनी किसी आदत को लेके, लत को लेके, या नशे की लत को लेके। अब ये लोग तो बीमार थे, बट हम में से बहुत सारे लोग खुद से इस बेबसी को चुन रहे हैं, हर दिन चुन रहे हैं। आज हमारे समाज में नशा करना एक आम बात हो गई है, बाई एंड लार्ज सोशली एक्सेप्टेड भी है। और तो और बहुत सारी चीज़ों को तो जैसे पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इनको हम नशा मानते तक नहीं है। इनफैक्ट नशे का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है गानों में, फिल्मों में, सोशल गैदरिंग्स में। पार्टी करना, सेलिब्रेट करना, ये सब तो नशे करने के सिनोनिम बन गए हैं। तो क्या होता है नशा? इन अ नटशेल, नशा करना वॉलंटियरली अपना होश खो देने की एक प्रैक्टिस है। तो फिर क्यों करते हैं लोग नशे? जवाब मिलेगा टू सेलिब्रेट, टू फील लाइटर, टू फील हाई। मतलब जब वो अपने होश में नहीं होते हैं तो वो खुश फील करते हैं, बेहतर फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। तो ऐसा करता क्या है नशा आपके साथ? नशा बीट एनी सब्सटेंस थोड़ी देर के लिए आपसे आपका सच, आपका वर्तमान, आपका वजूद, आपकी पूरी कहानी आपसे अलग कर देता है, या यूं कहूं कि आपसे आपको अलग कर देता है। जिसका मतलब ये हुआ कि आप खुद के साथ बहुत खुश नहीं हैं। तभी तो जैसे ही आपसे आपको अलग किया जाता है, आपके दुख भी, आपकी टेंशन, आपकी प्रॉब्लम्स भी आपसे अलग हो जाती है। अजीब बात ये है नशे के साथ कि जब आप बहुत दुखी होते हो, मिजरेबल होते हो, तो आपको ये लगता है कि मैं नशा कर लेता हूँ, इससे मेरे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप बहुत खुश होते हो तो भी नशा करते हो। इससे एक बात तो साफ है कि नशा किसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, क्योंकि अगर नशा आपको बुरे वक्त में बेहतर फील कराता होता तो जब आप ऑलरेडी बहुत खुश थे तब तो आपको नशे की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, राइट? नशा बस आपके भीतर की हॉलोनेस को एक्सप्लॉइट करता है, आपको एक एस्केप प्लान देता है ताकि आप अपनी हर सच्चाई से थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद लो। और धीरे धीरे ये एक विशेष साइकिल बन जाती है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आप ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते। हमें लगता है कि नशे से बस हमारी फिजिकल हेल्थ पे इश्यूज होंगे, बट ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है एक लार्जर स्पेक्ट्रम का। बहुत लोगों को आप पाओगे जो खूब नशा करते हैं, उसके बाद भी उनका लीवर, उनकी हेल्थ की बाकी इश्यूज उन लोगों से जो नशा नहीं करते उनसे बेहतर हो सकता है। तो नशा जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फिजिकली डिफर कर सकता है, बट साइकोलॉजिकली इसका असर यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। नशा किसी भी तरीके का हो, सिगरेट, शराब, गांजा या ड्रग्स, ये सब आपके दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को हाईजैक करते हैं। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपका विवेक, नशा आहिस्ता आहिस्ता इन सबको खा जाता है।
जैसे हर बार जब आपको तलब लगती है और आप नशा कर लेते हो, इससे ये आदत बढ़ती चली जाती है कि आपके भीतर से पेशेंस खत्म हो जाता है, आपके भीतर से डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जगह खत्म हो जाती है। यानी ऐसा काम जिसे करने के थोड़े देर बाद रिजल्ट्स आते हैं, जिसको एफर्ट आप पहले लगाते हो, रिजल्ट्स बाद में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जिम जाना, जैसे इन्वेस्टिंग करना, जैसे कोई नई लर्निंग करना, कोई नई स्किल सीखना, इन सब में, इन सारे कामों में सबसे पहले आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और उनके फ्रूट्स आपको थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं। 6 महीने 1 साल बाद बॉडी बनती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बाद आपको इन्वेस्टिंग का फायदा होता है। कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी एक स्किल मास्टर कर पाते हो। तो बहुत जल्दी आप किसी भी काम में गिव अप करना शुरू कर देते हो, बिकॉज आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत लग जाती है। आपके मोस्टली डिसीजंस इंपल्सिव होते हैं। आपके भीतर दूर तक सोचने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। और अजीब बात यह है कि आपको इसके बारे में पता तक नहीं लगता। इससे आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी ओवरऑल वेलबींग सफ़र करता है। कभी जो एक चीज़ आपने पूरी मर्जी से शुरू किया था, उस पर अब आपकी कोई मर्जी नहीं है। आप बस एक लत के गुलाम बन के रह जाते हो। साफ साफ कहूँ तो आप अपना होश खो बैठते हो, और इस होश को खो बैठने का जो फैसला है वो आपने पूरे होशो हवास में किया था। अगर मैं आपको 1% भी समझा पाया कि नशा आपके साथ क्या कर रहा है, आई एम सो श्योर कि आप इस नशे की जंजीर को तोड़ना चाहोगे। और अब तक काफ़ी हद तक आप समझ भी गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जितनी जल्दी आप अपनी तलब मिटाते हो, उतनी जल्दी नशे से मुक्ति मिलनी तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, नशे से छुटकारा पाना एक इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं है, उतना भी मुश्किल नहीं है जितना इसे बताया जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो कंजम्पशन करने की आदत है, या फिर कोई भी आदत फॉर दैट मैटर, वो बनती कैसे है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। हर लत के 3 हिस्से होते हैं। पहला, क्यू या ट्रिगर, मतलब जब आपके भीतर तलब या क्रेविंग पैदा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप ऑफिस के नीचे वॉक करने जाते हो खाना खाने के बाद, और आप स्मोकिंग जोन में लोगों को स्मोक करते देखते हो तो आपका भी मन करता है। या जब आप शाम को अपने घर पे लौटते हो ऑफिस के बाद, तो आपका शराब पीने का मन करता है। दूसरा हिस्सा है रूटीन, यानी आपका रिस्पॉन्स या बिहेवियर जो आप तलब के बाद करते हो, मतलब आप भी सिगरेट जला लेते हो या आप भी बोतल खोल लेते हो। और तीसरा हिस्सा है रिवॉर्ड, यानी नशा करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको मजा मिलता है, वो है रिवॉर्ड। ये साइकिल एक लूप में चलती है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड एंड रिपीट। तो सबसे पहले आपको अपने क्यू को बदलना पड़ेगा, अपनी क्यू को तोड़ो। खाने के बाद स्मोकिंग जोन की तरफ ना जाके कहीं और जाओ, अपना लंच टाइम बदल सको तो बदल लो। घर आके सोफे पे बैठने के बजाय सेम टाइम पे कोई एक्टिविटी प्लान कर लो। स्विमिंग जाओ, जिम जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां पे बाकी का कोई भी इंसान आपको नशा करते हुए ना दिखे। दूसरा तरीका, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जितना हो सके टालो। अपनी तलब को थोड़ी देर के लिए और टालो। स्टार्ट विद एज लेस एज 5 मिनट्स, कि थोड़ी देर बाद पी लूंगा यार, थोड़ी देर बाद नशे कर लूंगा, थोड़ी देर और रुक लेता हूँ। फिर ये टाइम धीरे धीरे बढ़ाओ। तीसरा तरीका है, नोट डाउन हर बार जब आपका नशा करने का मन करे, फिर उसे पढ़िए कि कितनी बार आपको तलब लगी। इससे आपके अंदर आपकी आदत के बारे में एक अवेयरनेस जागेगी। आपको पता लगेगा, आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा कि कैसे किसी एक चीज की आप स्लेवरी करने लग रहे हो, और धीरे धीरे आप इस लूप से बाहर आने लगोगे और इस लूप को तोड़ दोगे। आप पाओगे कि ये बहुत मुश्किल नहीं था, बस थोड़े से अवेयरनेस की ज़रूरत थी। मैं एक सेपरेट वीडियो में हैबिट्स बनाने और हैबिट्स छोड़ने पे एक डिटेल डिस्कशन करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी ज़रा भी मदद कर पाया, आपको थोड़ी सी भी अवेयरनेस दे पाया, आपसे विदा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ।